हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। देखो, डिसोल्यूशन में पिछली क्लास में हम लोगों ने जब टॉपिक को एंड किया था तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे हम पॉइंट्स को लेकर आए थे। मैंने कहा था कि हम उस पर बहुत अभी पॉइंट्स करेंगे, आपको चिंता नहीं करना। तो मैं आपको उसी प्रोसेस में आगे बढ़ाते हुए हम अगले क्वेश्चन करते हैं। मुझे याद नहीं है, शायद हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई थिंक 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन हुए होंगे आप उसके आगे नंबर लिखना, मुझे याद नहीं है। तो मैं 6 नंबर के साथ शुरू करता हूँ। अभी बुक से हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पहले हम पूरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चे जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स लायबिलिटी की बातें मैंने बताई थी वो बातें भी यहाँ पे आएंगी। हम कुछ और नई बातों को भी सीखेंगे यहाँ पे और फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आप उसी प्रोसेस में लिखिए मेरे साथ। यहाँ पे एक बैलेंस शीट में दिखाता हूँ और फर्म, एक फर्म की बैलेंस शीट है। अभी आपको लिखना, ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। आप देखोगे कि अपने आप आपकी पूरी बुक खत्म होते चली जाएंगी इस चैप्टर की। तो आप लिखिए, अभी बुक को अभी टच नहीं करना, मैं खुद क्वेश्चन कराऊंगा आपको। लिखेंगे यहाँ पे, मान लो कहता है कि बिल्डिंग, इनकी जो बिल्डिंग है वो आपका 4 लाख रुपीज़ का अमाउंट है। यहाँ फर्नीचर कहता है, फर्नीचर ये मान लो आपका 1 लाख का अमाउंट है। गुडविल, मैंने कहा था गुडविल यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, ये आपका 2 लाख का अमाउंट है यहाँ पे। और फिर इनका कहता है मान लो मशीन, मशीन जो है वो 3 लाख का अमाउंट है। उसके बाद कैश एंड बैंक, इस पर मैंने इकट्ठा कर दिया। कैश एंड बैंक जो है ये दोनों मिला के इनका 5 लाख का अमाउंट है, 5 लाख का अमाउंट। और फिर मैं यहाँ पे एक नाम और दे देता हूँ आपका डेटर्स। डेटर्स जो आपके हैं वो सपोज दैट 1 लाख का अमाउंट आपका है। एक और नाम लिख ही लो, क्या जाता है स्टॉक, ये मान लो आपका 2 लाख का अमाउंट है। तो इस तरीके से जरा बताओ टोटल आपका कितना हो गया। 18 लाख, 18 लाख का अमाउंट आपका हो गया। ठीक है, इस साइड आप आइए, लिखिए मेरे साथ कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट में इस बार मैं नाम देता हूँ राम का और मोहन का। राम मोहन मान लो 2 पार्टनर्स हैं, इनका कैपिटल मान लो 3 लाख का अमाउंट है और इनका कैपिटल मान लो 1 लाख का अमाउंट है। तो ये टोटल अमाउंट आपका 4 लाख का हो गया। अब ध्यान दो, मैं कुछ नई बातें यहाँ पे ऐड करूँगा। मैंने एक नाम लिखा, चलो पहले पुरानी बातें, मतलब जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व जो है वो लिख दो आप यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट, 1 लाख। एक नाम और लो जो पिछली क्लास से ही निकल के आता है, वर्कमैन कंपनसेशन, कंपनसेशन रिजर्व या फंड। ये कहता है 50,000 का अमाउंट आपका है, 50,000 का अमाउंट। फिर उसके बाद आप लिखिए आपका एक नया नाम मैं आपको दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। देखो राम ओनर है ना बच्चे, तो राम का मैं अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ ओनर के द्वारा दिया हुआ लोन, राम्स लोन अकाउंट। सर ये क्या है बताऊंगा, लिख लो पहले यहाँ पे। आज की क्लास में नया पॉइंट में यही एक अभी नाम दिख रहा है, राम्स लोन अकाउंट। बाकी बातें तो हमने पिछली क्लास तक डिस्कस की ही हुई है यहाँ पे। इसके बाद आ जाओ, आपका कहता है बैंक लोन। हमने बैंक से भी एक लोन लिया हुआ है और बैंक लोन का जो अमाउंट है ये कहता है 6 लाख का अमाउंट आपका, 6 लाख रुपए का बैंक लोन है। उसके बाद आइए लिखिए मेरे साथ यहाँ पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपका 2 लाख का अमाउंट है, 2 लाख। और फिर बिल्स पेबल, हम नए नए तरीके से एडजस्टमेंट्स देखेंगे, है ना। फिर तो कुछ बचता नहीं है, कितना हो गया 3 लाख का अमाउंट। ये भी आपका हो गया यहाँ पे 18 लाख, है ना। चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे ऑन द above date, above date of balance sheet firm was dissolved। ये फर्म यहाँ पे डिजॉल्व हो गया। फिर कहता है यहाँ पे क्वेश्चन में आगे लिखेंगे आप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, साथ साथ लिखना है मेरे बच्चे, आगे पीछे नहीं।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये कहता है आपका 3:2 का है, 3:2 आपका। और फिर कहता है नीचे में पॉइंट नंबर 1 लिखे आप यहाँ पे, एसेट्स, या फिर चलो मैं सारे पॉइंट्स अलग बनाता हूँ। कहता है कि बिल्डिंग वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% के फायदे में बिका है। फिर कहता है आपका यहाँ पे आउट ऑफ टोटल डेटर्स ₹20,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर ए could not be recovered, हम वो रिकवर नहीं कर पाए, मतलब डूब गया, फुल स्टॉप। फिर कहता है रिमेनिंग डेटर्स, मैं आज थोड़े लेवल हाई कर रहा हूँ एडजस्टमेंट के मेरे बच्चे, वेयर realized at discount of 10%। सर क्या मतलब हुआ, लिखो ना, बताऊंगा सारी बातें। हमने पॉइंट 2 लिखा, आउट ऑफ टोटल डेटर्स कितने के हैं आपके यहाँ पे, 1 लाख के। 20,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर ए कुड नॉट बी रिकवर्ड, 20,000 रुपये डूब गया। और रिमेनिंग डेटर्स जो है वे रियलाइज्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, मीनिंग हम आगे और समझ लेंगे। पॉइंट नंबर 3 पे आप आइए। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 कहता है कि गुडविल was sold for रुपीज़, कितने गुडविल था, 2 लाख का ना, चलो 1,20,000 में ये भी बिक गया, 120 में भी बिक गया। सर ये कैसे बिकता है बच्चे, कोई बोलता है भैया हम आपके फर्म के नाम को परचेज कर लेंगे, इस नाम को हम यूज करेंगे, हम इसके बदले में आपको इतना पे करते, होता है। आप जैसे जैसे बड़े होंगे आप सीखेंगे इसके बारे में। फिर लिखो यहाँ पे आपका, फिर लिखेंगे आप यहाँ पे अगला, मैं आपको अगला नाम देता हूँ यहाँ पे फर्नीचर के बारे में। कहता है कि फर्नीचर वाज टेकन ओवर, नया पॉइंट और, टेकन ओवर बाय, मैं राम को देता हूँ, बाय राम एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज़, कितने का था, 1 लाख ना, चलो 90,000 में। सर क्या मतलब हुआ था मेरे बच्चे, अभी आप मीनिंग समझो, इसका आंसर मत सोचना। कि जो फर्नीचर था हम मार्केट में बेचने वाले थे, हम मतलब क्या फर्म बेचने वाली थी, तो राम ने कहा क्यों बेचते हो, मुझे तो मैं लेके चला जाता हूँ उतने पे जितने में बेचने वाले हो, मतलब 90,000 रुपये में। जो मेरा हिसाब लगा रहे हो कि लास्ट में कितना पेमेंट किया जाएगा, उस हिसाब में से क्या करना, इसको माइनस कर लेना। इसको बोलते हैं बच्चे पार्टनर टेक ओवर कर लिया। कोई नहीं, बहुत सिंपल पॉइंट है, मैं आगे बताऊंगा ट्रीटमेंट क्या होगा। 5वां पॉइंट लिखिए, 5वां पॉइंट कहता है कि कहता है यहाँ पे कि 5वां पॉइंट में क्या बोलूं, देयर वाज अ टाइपराइटर written off from books of account, comma, now realized at ₹30,000। ये हमने अनरिकॉर्डेड के बारे में बात किया। चलो इतना ही एडजस्टमेंट्स को लेके चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे इसको आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। बट मैंने कुछ नई बात डाली नहीं। एक तो मैंने यहाँ पे राम लेके चला गया, ये पॉइंट दिखा, ये तो अनरिकॉर्डेड आप जानते ही हो। मैं एक और पॉइंट डाल दूँ क्या, एक और पॉइंट डाल लो। 6 पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, 6 पॉइंट लिखे आप मेरे साथ। मैं बैंक लोन पर लिख देता हूँ। कहता है कि बैंक लोन was paid along with
इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, लोन कितने का था, 6 लाख ना, 50,000 along with interest of 50,000 फुल स्टॉप। चलो मैंने एक पॉइंट और डाला। अब मैं ज़्यादा अभी इसमें कुछ नई कलाकारी करता, मैं फिर आगे बढ़ूंगा, लेकिन आपको कहता है कि यहाँ पे क्लोज द बुक्स ऑफ फॉर्म, क्लोज द बुक्स ऑफ फॉर्म, आपको बुक्स ऑफ फॉर्म को यहाँ पे क्लोज कर देना है। बोलता बताओ क्या करेंगे। आप मेरी बात सुनो, अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे बच्चे। आप देखोगे कि जैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन खत्म होगा, बुक्स के 99% क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो अभी हमारा जो प्रोसेस है उसमें क्या, इस क्वेश्चन को समझना। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कोई भी चीज़ रटोगे नहीं, मेरे शब्दों पे आप वजन दोगे कि मैं कहाँ पे क्या समझा रहा हूँ, वही आपको आगे चैप्टर को अंत तक लेके चलेगा अच्छी तरीके से। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में जो हमने पिछले क्लास में किया था उसी प्रोसेस में मेरे बच्चे आप यहाँ पे बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में कहा था रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मोटिव क्या होता है जी, कि जो हमारे एसेट्स बिक रहे हैं, हमारी जो लायबिलिटीज पे हो रही हैं, इनमें हमें क्या फ़ायदा क्या घाटा हुआ, वो नेट घाटा फ़ायदा को निकालना। मतलब कई सारे एसेट्स होते हैं जो ज़्यादा पे बिकते हैं, कुछ कम पे बिकते हैं, किसी पे घाटा होता है, किसी पे फ़ायदा होता है। कुछ लायबिलिटी को हम ज़्यादा पे करते हैं बुक में जितना उसे, तो हमें घाटा होता है, कम पे करेंगे तो फ़ायदा होगा। तो मेरे बच्चे वो नेट घाटा फ़ायदा क्या निकल के आता है, उस चीज़ को पता करने के लिए हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हम बनाते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का जो हमारा मोटिव है वो हिसाब लगाना कि आखिर किस पार्टनर को कितना कितना हमें पैसा पे करना है या कितना कितना पैसा लेना है, उसका रिकॉर्ड मेरे बच्चे हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन में 2 पार्टनर हैं, एक है राम, दूसरा है मोहन। तो हमने क्या किया, दोनों पार्टनर्स के अकाउंट को यहाँ पे ओपन कर लिया, राम एंड दूसरा आपका मोहन, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, ध्यान देना। अब हमें मेरे बच्चे यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन में नया पॉइंट मैंने जो ऐड किया था, ये देखो जरा, मैं इसके बारे में बाद में समझाऊंगा अभी थ्योरी में। राम्स लोन अकाउंट, मेरे बच्चे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। मैं आपको बता दूं, आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, मैं आगे थ्योरी में बताऊंगा। जब भी कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो मेरे बच्चे ये पार्टनर्स लोन जो है ना, ये जो आउटसाइडर्स लायबिलिटी है उनसे हटके होता है। सर कहना क्या चाहते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी फर्म डिजोल्व होती है और फर्म जब बंद होती है और उस समय जब सीक्वेंस ऑफ पेमेंट तय किया जाता है कि भैया इतने लोगों का पेमेंट करना है, पहले किसका पेमेंट होगा, बाद में किसका पेमेंट होगा, तो मेरे बच्चे हमारे पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी फर्म डिजोल्व होगी तो पहले लायबिलिटी वालों का पेमेंट होगा, लायबिलिटी का, कर्ज, आउटसाइडर, बाहर वालों का, जैसे कि बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये बाहर वाले हैं, इनका पेमेंट किया जाएगा। इनका पेमेंट करने के बाद जब पैसा कुछ बचेगा तो उस पैसे से हम पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करते हैं, पार्टनर्स लोन का। अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो उसका पेमेंट किया जाएगा। और मेरे बच्चे पार्टनर्स लोन का पेमेंट करने के बाद अगर पैसे बचते हैं तो यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट करते हैं। मतलब सीक्वेंस में 3 बातें हैं। एक तो आपका पार्टनर्स यहाँ पे, माफ़ कीजिए, एक तो आउटसाइड लायबिलिटी का पहले पेमेंट होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फर्म के डिसोल्यूशन पे जरा बताओ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो पहले कहना आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट होना, सेकेंड सीक्वेंस में पार्टनर्स लोन का पेमेंट होना, और थर्ड सीक्वेंस में फिर पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट होगा। मतलब कहने का अगर ऐसा है तो जो राम लोन है ना बच्चे, पार्टनर्स लोन, उसका हमें अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा। यानी कि माफ़ कीजिए, आप यहाँ पे काम करो, एक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, आप बना लो राम्स लोन अकाउंट। क्यों सर, ये जो लोन है ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा? नहीं बच्चे नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट में लायबिलिटीज जाते हैं। कौन से? जो आउटसाइड वाली लायबिलिटी है। सर फिर राम लोन, राम के कैपिटल में हिसाब में प्लस माइनस नहीं होगा? नहीं बच्चे नहीं, क्योंकि हमारे एक्ट में कहा गया है कि लायबिलिटी का पेमेंट होने के बाद पार्टनर्स लोन का पेमेंट होगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट होगा। इसलिए लोन को हमेशा आपको अलग से ही दिखाना पड़ेगा, आप इसमें या यहाँ पे शो नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया जी, ये भी बना लिया। और आपका एक अकाउंट जो पहले से बनता था मेरे बच्चे,
कैश एंड बैंक अकाउंट वो तो हम बना ही लेंगे, जहाँ पे हर एक वक्त हम चेक करेंगे कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। ये लीजिए, हमने कैश अकाउंट भी आपके लिए यहाँ पे बना के तैयार कर लिया। आओ जरा शुरू करते हैं। पहले हमने फॉर्मेट को बनाने के बाद अब जितने भी नाम बैलेंस शीट में उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर लें। पहले हम एसेट साइड से बढ़ते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में नोट लिखाया था, जितने भी एसेट्स बैलेंस शीट में हैं यानी कि बिल्डिंग, और जो वैल्यू बैलेंस शीट में है यानी कि 4 लाख, वो यहाँ लिखा जाएगा। फर्नीचर जो आपका है वो लिखिए आप यहाँ पे, फर्नीचर आपका कहता है 1 लाख का अमाउंट आपका है, 1 लाख का अमाउंट। गुडविल कहता है 2 लाख का अमाउंट। लिखो ना, जितने भी एसेट्स बैलेंस शीट में हैं वो सारे एसेट्स यहाँ आएंगे एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। आपका मशीन है, यहाँ लिखिए आप 2 मशीन। ये मशीन कहता है कितने का जी, 3 लाख का अमाउंट, 3 लाख। कैश एंड बैंक आपका यहाँ चला गया। कैश एंड बैंक मैंने ये भी कहा था कि इस साइड में जितने भी नाम हैं जिस अकाउंट में भी लिखेंगे उनके डेबिट में ही आएगा, क्योंकि इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेटर्स जो आपके वो यहाँ चले गए, 2 डेटर्स। 2 डेटर्स कितने के आपके हैं जी, 1 लाख का अमाउंट, 1 लाख। और फिर आपका स्टॉक भी है, 2 स्टॉक। आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी एसेट्स के बारे में ना बताया वो कितने में बिका तो 0 पे नहीं बिका, लेकिन लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन ना बोले तो पूरा अमाउंट पे किया जाता है, ठीक है ना। अब इधर से आइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं पार्टनर्स में हिसाब में ऐड कर दूं तो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ये आपका देखो, राम का कहता है 3 लाख का अमाउंट है, और ये मोहन का कहता है 1 लाख का अमाउंट है, 1 लाख, ठीक है। रिजर्व जो 1 लाख रुपए का है, यहाँ लिखिए बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। 1 लाख का अमाउंट आपका है, 3:2 का रेशियो, तो 60,000 आपके हिस्से में आ गया एंड 40,000 आपके हिस्से में आ गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मेरे बच्चे इस पर कहीं कोई लायबिलिटी नहीं बता रहा है। सर बताएगा तो क्या करेंगे, आगे की चर्चा का विषय बच्चे, अभी फिलहाल इस पर कोई क्लेम नहीं बता रहा है, तो सब ये रिजर्व के रूप में ट्रीट किया जाएगा। एंड ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये मैं पार्टनर्स के अकाउंट में रेशियो में डिवाइड कर दूंगा। तो 50,000 का अमाउंट है, 30,000 यहाँ चला गया और यहाँ पे 20,000 का अमाउंट चला गया, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। राम लोन, मेरे बच्चे पार्टनर का लोन है, तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में दिखाइए बाय बैलेंस बीडी, और जो भी आपका क्रेडिट में दिखेगा, जो भी नाम क्रेडिट में सॉरी लायबिलिटी साइड दिखेगा, आप जिस अकाउंट को भी बनाएंगे उनके क्रेडिट में ही तो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, बैंक लोन हो गया, चाहे क्रेडिटर्स हो गया, चाहे बिल्स पेबल हो गया, उसको लिखो आप रिलेशन अकाउंट में। तो बैंक लोन का अमाउंट कहता है 6 लाख, वही अमाउंट जाएगा जो आपके बैलेंस शीट में है और वही नाम जो बैलेंस शीट में है। क्रेडिटर्स कहता है आपका यहाँ पे, क्रेडिटर्स कहता है ये अमाउंट आपका 2 लाख का है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 लाख का अमाउंट। और फिर आपका बिल्स पेबल है, तो आप यहाँ लिखिए, शॉर्ट में बीपी लिख देता हूँ, बिल्स पेबल को आपका 3 लाख का अमाउंट। आपको बस ये बात इंश्योर करना होगा कि जितने भी नाम आपके बैलेंस शीट में हैं, जितने भी नाम आपके बैलेंस शीट में हैं, वो कहीं ना कहीं प्लेस हो जाए। मेरे बच्चे अगर एक नाम भी छूट गया तो सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, फिर ये आंसर आपका मैच नहीं करेगा और एग्जाम में अननेसेसरी सब कुछ जानते हुए भी टाइम खराब करेंगे। इसलिए आप ध्यान रखना कि आइटम्स कौन कहाँ कहाँ जाएगा, मैं उसमें बहुत मेहनत करा रहा हूँ। सर नए नए अकाउंट खोलते जा रहे हो आप, अब आपने पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी खोल दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने सारे अकाउंट खोलेंगे? आप चिंता नहीं करो, जैसे जैसे चैप्टर एंड होगा, एंड होते ही सारी बातें दिमाग में बैठ जाएगी। मेरे बच्चे ये चैप्टर एक बहुत बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में मैं धीरे धीरे आपकी एंट्री करा रहा हूँ। अगर मैं ज़बरदस्ती आपको सीधे समुद्र के बीच में फेंक दूंगा तो आप ख़त्म हो जाओगे, और मैं वो चाहता नहीं कि आप अभी ख़त्म हो, क्योंकि आपको बहुत बड़े बड़े अभी काम करने हैं। इसीलिए आपको स्लोली मैं प्यारे प्यारे तरीके से इस चैप्टर में एंट्री करा रहा हूँ। देखो ना कितना मज़ा आपको आएगा। लो हमने क्या किया, यहाँ पे सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। कोई आइटम छूटा है? नहीं सर। कन्फर्म? हाँ जी सर। पक्का ना? हाँ। अब हम शुरू करते हैं। अब हम एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटी को पे करेंगे, जो हमारा पहला काम होता है एज पर क्वेश्चन में जो बातें बताई हैं। हाँ, इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर किसी एसेट्स के बारे में क्वेश्चन कुछ ना बोले तो वो नहीं बिका, लेकिन लायबिलिटी के बारे में नहीं बोलेगा तो उसका पेमेंट करना होगा। तो आओ ना, मैं शुरू करता हूँ बाई कैश अकाउंट।
लिखिए यहाँ पे बाई कैश अकाउंट, और सारे एसेट्स का बिकना मैं इसी के अंदर दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग भी हम लिख सकते हैं और यहाँ भी अच्छा रहेगा आपको, ठीक है ना। तो सुनो जरा, मेरे पास कहता है कि बिल्डिंग आपने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। मेरे बच्चे 4 लाख रुपए की बिल्डिंग थी, 4 लाख की बिल्डिंग थी, अगर हमने इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा है तो बिल्डिंग हैज़ बीन सोल्ड फॉर 4,80,000। यानी कि आप लिखो ना यहाँ पे, बिल्डिंग जो है वो 4,80,000 पे आपका सेल हुआ है, 480 पे बिल्डिंग आपका 480 पे बिका है। फिर कहता है आउट ऑफ टोटल डेटर्स, लो ये अच्छा पॉइंट है, मैं आपको समझाते चलूँ, मैं ब्लू पेन का सहारा लूँ आपको समझाने के लिए। आप ब्लू से जो लिखूंगा वो मत लिखना। देखो डेटर्स आपके 1 लाख के हैं, इनमें से कहता है कि 20,000 जो है मिस्टर ए जो डेटर था उससे रिकवर नहीं हो पाया। मतलब ये 1 लाख में से 20,000 का जो आपका अमाउंट है इसकी रिकवरी नहीं हुई, नहीं मिला, कोई बात नहीं, डूब गया। अरे आज तो हमें वो अमाउंट लिखना है कि इन एसेट्स को बेचकर हमें मिला कितना। जो डूब गया लॉस हो गया, वही लास्ट में निकल के आ जाएगा आपका। तो मेरे बच्चे ये तो 20,000 डूब गया, चलो ठीक है, जरा बताओ 1 में 20 डूब गया तो बचा कितना, 80,000। इसका क्या हुआ, वो कह रहा है कि जो रिमेनिंग आपके डेटर्स हैं वो रियलाइज्ड हुए, मतलब वो उनको हमने सेल कर दिया है 10% डिस्काउंट पे। मतलब 1 लाख में 20,000 से तो पैसा नहीं मिला, 80,000 के जो डेटर्स थे उनसे हमें पैसा मिला, लेकिन जब हम पैसा मांगने गए तो हमसे 10% का डिस्काउंट ले लिए। मतलब 80,000 में हमें कितना मिल पाया, 72,000। तो लिखो ना डेटर्स जो आपका है उससे कितना मिला, आपका 72,000। 72 हो गई मेरी बात। क्योंकि आप जानते हैं मेरे बच्चे आज फर्म डिजॉल्व हो रहा है, जब फर्म डिजॉल्व होगा तो हमारे जो एसेट्स लायबिलिटी हैं उनको बेचकर आखिर हमें कितना मिला और कितना हमारे पास से गया वही रिकॉर्ड करना है, तभी तो लास्ट में प्रॉफिट लॉस आपका निकल के आएगा फाइनली। सर कहना क्या चाहते हो, कह तो दिया, पिछले 3 क्लास से कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में बात अभी नहीं बैठी है तो इस पॉइंट को मैं एक सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ, सिंपल शब्दों में। अगेन मैं ब्लू पेन का सहारा लूँगा, आपको लिखना नहीं है, इसका मतलब लिखना नहीं है, मैं यहाँ कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, मैं एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस अकाउंट को आपको नहीं बनाना, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जरा बताओ डेटर्स कितने के थे, टोटल 1 लाख के, लिख दिया हमने यहाँ पे डेटर्स जो हमारे पास है 1 लाख के आपके। अब देखो 1 लाख का डेटर्स जो बिका है बाई कैश, बाई कैश, जरा बताओ डेटर्स बेचकर हमें अल्टीमेटली पैसा कितना मिला, 72,000। तो हमने 72 की एंट्री यहाँ दिखा दी। पहले मुझे ये बताओ, आगे जब मैं बोलूँ उससे पहले, कि अगर 1 लाख रुपए के जो डेटर्स आपके पास थे, अगर इनसे 72,000 आपको वहीं से मिल पाया, जिस आदमी से मुझे आपसे 1 लाख रुपए लेने थे लेकिन मैं आपसे 72,000 ही ले पाया, तो बताओ मुझे लॉस कितने का हुआ, बोलो ना, लॉस कितने का हुआ सर, 28,000 का। क्योंकि जो डेटर्स 1 लाख रुपए के थे, अगर 1 लाख के बदले में 72,000 का अमाउंट मुझे अगर मिलेगा तो मुझे 28,000 का लॉस होगा। मेरे बच्चे आपको मैं दिखाता हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट में अगर मान लो कोई दूसरा आइटम नहीं है, मान लो कोई दूसरा आइटम नहीं है तो वो लॉस 28 ही निकल के आता है। मान लो कोई दूसरा आइटम नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ चला गया 28,000, और क्या बोलेंगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन आपका कितने का, 28 का, है ना। इधर आता तो प्रॉफिट, यहाँ तो लॉस, वही आगे निकल के आ गया। मैंने कहा तो है कि इस अकाउंट को बनाने का मकसद ही क्या है जी, वो लास्ट में जो क्या घाटा क्या फायदा उसको निकाल के लाना। अब क्योंकि हजारों आइटम होते हैं तो वो नेट घाटा फायदा क्या निकल के आएगा वो अपने आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से आएगा। तो वही मैं समझा रहा हूँ जो आप जानते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर दुनिया वाले आपसे बोलते हैं कि आप रिलेशन अकाउंट क्यों बनाते हो, तो कहना कि मेरे सर ने बोला है कि नेट घाटा नेट फायदा क्या हुआ उस बात को पता करने के लिए। अगर कोई बाहर वाला कहता है कि नहीं जी हम रिलेशन अकाउंट बनाते हैं क्योंकि हमें एसेट्स को बेचना है, लायबिलिटी को पे करना है, तो आप उनको समझाना कि यार एसेट्स को बेचने के लिए अकाउंट क्यों बनाओगे, रखो ना सर पे, रखो सर पे, जाओ बेच दो, बिक जाएगा।
लायबिलिटी को पे करना है तो पे करने के लिए अकाउंट क्यों बनाओगे? पे कर दो ना लायबिलिटी को, आपका जाओ उनके घर में पेमेंट कर दो, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इनको बेचने और पे करने पे हमें क्या नेट घाटा फायदा हुआ, इस बात को जानने के लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। ठीक है ना बच्चे? इसलिए मैंने कहा कि जितना बुक में उसको लिख दो, 1 लाख का था लिख दो, लेकिन उसको बेच के अल्टीमेटली कितना मिला बस वही दिखाना आपको, अपने आप घाटा फायदा निकल के आ गया। आइए, गुडविल भी कहता है कि 120 में बिक गया, तो 2 लाख की गुडविल यहाँ पे सेल हो गई कितने में जी? 120 में, 1,20,000 में। बताओ 2 लाख की गुडविल अगर 1,20,000 में बिकेगी तो आपको घाटा होगा कि फायदा होगा? सर हमें इससे घाटा होगा। ठीक है, अपना बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अगला बढ़े, अगला बढ़े। और क्या बता रहा आपको यहाँ पे? फर्नीचर, बहुत मस्त पॉइंट है, लेकिन मैं फर्नीचर के पहले मैं 5वां पॉइंट करा दूँ, आपको अच्छा लगेगा, जरा सुनना ध्यान से। कहता है कि एक टाइपराइटर था, टाइपराइटर नहीं करते जिसपे टाइपिंग करते हैं आप लोग, पहले के ज़माने में होते थे बच्चे। हमारे टाइम पे ना, जब हम लोग मम्मी पापा को बोलते थे कि मुझे कंप्यूटर सीखना है, तो एक्चुअली उस ज़माने में कंप्यूटर रेयर केस में कहीं पे होता था, तो पता हम लोग क्या सीखते थे? टाइपिंग करना टाइपराइटर पे, फटा खट 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 करना। और अब तो आपको नहीं दिखता वो चीज़, बट हमारे ज़माने में होता था। खैर चलिए, कहता कि एक टाइपराइटर है। सर आप कितने बूढ़े हो? मैं मेरे बच्चे 96 ईयर्स का होने वाला हूँ। आप मेरे चेहरे पे मत जाओ, ये तो स्टूडियो का कमाल है कि यहाँ पे जो भी लोग आता है वो मतलब बुढ़ा भी जवान लिखता है, लेकिन मेरी एज एक्चुअली 96 ईयर्स की है। सच बोल रहा हूँ मैं, झूठ कभी नहीं बोलता। खैर आइए मुद्दे पे हम आते हैं। कहता है कि एक टाइपराइटर था जिसको राइट ऑफ कर दिया गया है फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब होता है कोई टाइपराइटर हमने बहुत पहले परचेज किया था जी, और वो खराब हो गया था, बर्बाद हो गया था, राइट ऑफ कर दिया, मतलब बुक से हटा दिया। राइट ऑफ का मतलब होता है बुक से हटा देना। आप देखो कहीं पे टाइपराइटर यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, दिखेगा भी नहीं, क्योंकि बुक से आप राइट ऑफ कर चुके हो, हटा चुके हो। हमने क्या किया था, जो टाइपराइटर मेरे स्टूडियो में पड़ा हुआ था, मैंने क्या किया, उसको जी हटा के और छत पे जाके फेंक दिया, क्योंकि वो खराब हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, बुक से उसकी वैल्यू 0 कर दी। लेकिन मेरे बच्चे जब फर्म डिजोल्व हुआ तो उस टाइपराइटर को मैंने किसी कबाड़ वाले को बेच दिया। बेचूंगा ना वो टाइपराइटर, क्या करूंगा? कबाड़ी वाला आया, लोहे के भाव लेके चला गया। कितने में? 30,000 रुपये में। मेरे जितने टाइपराइटर थे मेरे बच्चे वो 30,000 में बिक गए। सुनो ध्यान से, जरा बताओ टाइपराइटर नाम कहीं पे बैलेंस शीट में है क्या? नहीं सर, नहीं है। ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड। और मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि जो भी अनरिकॉर्डेड होते हैं हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते, यहाँ पे वही नाम आएंगे जो बैलेंस शीट में होते हैं। लेकिन अनरिकॉर्डेड को बेच के अगर कुछ मिला है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो बताओ बेच के हमें कितना मिला? 30,000। तो मैं बाई कैश के अंदर में ही यहाँ लिख दूंगा टाइपराइटर। आप अलग से भी दिखा सकते हो, जैसे हमने पहले पिछली क्लास में दिखाया था। यहाँ पे कहा कि 30,000 में आपका टाइपराइटर भी बिक गया, 30,000 में। अच्छा मुझे बताओ टाइपराइटर को बेचने में फायदा कितने का हुआ? पूरे 30,000 का, पूरे 30,000 का फायदा हुआ मेरे बच्चे, क्योंकि जो बुक में 0 का था, बुक में था ही नहीं, हम उसको बेच के 30,000 की रिकवरी किए। ये घाटा फायदा जो कंपेयर करते हैं ना, वो हमेशा हम देखते हैं यार वो बुक में कितने का था, वो जितने का बुक में था उससे ज़्यादा बिक गया तो फायदा हो गया, उससे कम बिका तो घाटा हो गया। और मुझे इसको भी समझाने का मन कर रहा है, तो मैं वही यहाँ पे ब्लू में रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर दिखाता हूँ। जरा बताओ ये टाइपराइटर जिसको 30,000 में हमने बेचा है, ये टाइपराइटर जिसको हमने 30,000 में बेचा, जरा बताओ वो बुक में कितने का था? जरा बताओ बुक में कितने का था? सर 0 का। मैं सिर्फ बात टाइपराइटर की कर रहा हूँ। अच्छा बताओ ये 0 की वैल्यू कितने बिक गया? 30 में। तो बाई कैश वाली एंट्री यहां कितने से आ गया? 30,000 से। देखो ना इसे क्या होगा, मान लो कोई दूसरा आइटम नहीं है, तो 0 की वैल्यू 30 में बिक गया। आओ देखो प्रॉफिट लॉस, तो बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ गया, प्रॉफिट कितने का? 30,000 का। ये 30,000 का फायदा आपको मिल गया, और वही नेट घाटा फायदा यहाँ पे मेरे बच्चे लास्ट में निकल के आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा और कहूँगा और बार बार कहूँगा कि जब तक वो क्वेश्चन में आपको ना बताए कि वो बुक में रिकॉर्डेड है, हम उसको अनरिकॉर्डेड मानेंगे और फिर इसका इस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। आई बात समझ में? सर ठीक है, सर ठीक है, अब समझ में आ गया। ये अनरिकॉर्डेड है जो कि 30 में बिक गया, तो बाई कैश की एंट्री, ताकि प्रॉफिट 30,000 का बन जाए, है ना, काम पूरा। आगे बढ़ता हूँ आगे, और जरा देखो जी और क्या हमारे पास है। सर ये फर्नीचर वाला मैं इसको बाद में कर लूँगा, पहले यहाँ पे आ जाओ 6 पॉइंट पे।
6 पॉइंट पे कहता है कि बैंक लोन का पेमेंट किया गया। ध्यान से सुनो मेरी बात। आप बताओ बैंक लोन कितने का था? 6 लाख का। हमने बुक में कितना रिकॉर्ड किया था रिलेशन में? 6 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का लोन था। लेकिन मेरे बच्चे जब आज पेमेंट करने गए ना, तो बैंक वाला कहता है कि भैया 6 लाख पे 50,000 का इंटरेस्ट भी आपको पे करना है। वो कहता है कि आपको अलोंग विथ इंटरेस्ट, यानी कि 50,000 रुपये आपका इंटरेस्ट भी कर्ज बन चुका है उसके ऊपर, वो भी पे करना है। जरा बताओ, इंटरेस्ट नाम की कोई लायबिलिटी क्या बैलेंस शीट में दिख रही है क्या? कहीं इंटरेस्ट दिख रहा है क्या? कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कुछ आपका? नहीं सर, नहीं दिख रहा है, वो भी अनरिकॉर्डेड है। अरे जो भी नाम हमारे बैलेंस शीट में नहीं है मेरे बच्चे, वो सारे अनरिकॉर्डेड कहे जाएंगे। जो बैलेंस शीट में पहले से वो रिकॉर्डेड कहा जाएगा। तो बैलेंस शीट में बैंक लोन तो था, बट इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं वो बुक में नहीं है। कोई बात नहीं, बुक में नहीं है तो मैं यहां पर रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जो लोन है सिर्फ वही दिखाऊंगा। लेकिन पेमेंट करने की जब बारी आएगी, जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो 6 लाख ये भी पे किया जाएगा, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 50 ये भी पे किया जाएगा। तो टोटल पेमेंट जो आपका होगा, यानी कि टू कैश अकाउंट, लिखो मेरे साथ यहाँ पे, टू कैश अकाउंट, जो टोटल अमाउंट पे किया जाएगा बैंक लोन का वो कितना पे किया जाएगा? तो 6,50,000, 6 लाख रुपए का ये, 50,000 रुपये ये। आपको ज़्यादा दिमाग में टेंशन डालना ही नहीं है। वही एसेट्स, वही लायबिलिटी आप रिलेशन के डेबिट क्रेडिट में लिखेंगे जो बैलेंस शीट में है, और उसी वैल्यू पे जो बैलेंस शीट में है। और पेमेंट जितना बोलेगा उतना कर देंगे, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, सबका पेमेंट होता है। तभी तो आप देखो ना, 6 लाख का पेमेंट 6.5 लाख हो गया, तो 50,000 का लॉस बन जाएगा। जो रिलेशन अकाउंट का लास्ट में निकलेगा वो 50,000 का लॉस उसमें निकल के आ जाएगा। हुआ ना, ज़्यादा हमने पेमेंट किया। और हाँ, ये कहता है कि ये तो चलो ठीक है, क्रेडिटर्स लो, क्रिएटर्स के बारे में तो कहीं कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप जानते तो हो, चेहरे पे थोड़ी स्माइल लेकर आओ ना, थोड़ी सी स्माइल कम से कम ला के दिखा दो मुझे, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी मेरे बच्चे। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में नहीं बोलता कि कितना पे किया जाएगा तो क्या मानेंगे? 0 पे। यही बताया था ना? ना सर ना, आप सच्ची में 96 ईयर्स के हो चुके हो। सर आप भूल गए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ ना बताए तो बुक वैल्यू पे पेमेंट होगा। माफ़ कर दो मेरे बच्चे, माफ़ कर दो, सच्ची में भूल गया था, बुढ़ा हो गया हूँ ना। ये 2 लाख का अमाउंट आपका यहाँ निकल के आया। ये बिल्स पेबल जो हमारे 3 लाख का अमाउंट है, इस 3 लाख का भी आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। जरा बताओ टू कैश टोटल पेमेंट कितना हो गया? ये हो गया 11,50,000 का अमाउंट, 11.5 लाख रुपये। 1150 का हमने पेमेंट कर दिया। तो हमारे जितने भी एसेट्स थे, जरा देखो किसी एसेट्स के बारे में कुछ बचा है क्या? बिल्डिंग बिक गया, फर्नीचर के बारे में भी पॉइंट हम देख लेंगे बाद में, गुडविल हो गया, मशीन के बारे में लो, मशीन के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा, तो कोई बात नहीं बिका, 0 पे छोड़ दो। जो बुक में उसको तो यहाँ रिकॉर्ड करूँगा, नहीं बिका तो यहाँ नहीं दिखाऊंगा, लॉस हो गया। डेटर्स आपका हो चुका है, स्टॉक भी, स्टॉक 2 लाख का था, स्टॉक लो, स्टॉक के बारे में भी नहीं बता रहा है, वो भी नहीं बिका। आप समझ रहे हो ना, जिसके बारे में साइलेंट है वो नहीं बिका। सर नोट लिखना होगा एग्जाम में? कुछ नहीं लिखना होगा, क्योंकि आपका बोर्ड जो है वही इस बात को बोलता है, तो फिर नोट क्यों लिखूंगा? अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ ये बाहर कितना चला गया, एक बार चेक कर लो। मशीन और स्टॉक के बारे में सच्ची में कुछ नहीं है ना? नहीं है सर, नहीं है, तो ठीक है, आप बताओ ये कितना चला गया, एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लो। सर एक पॉइंट बच गया, करता हूँ ना, पहले यहाँ तक तो देखो, 480, 72,000, 1,20,000 एंड 30,000। फिर बच्चे ये आ गया 7,02,000 का अमाउंट आपका, 7,02,000 रुपये। इसके बाद आपका ये भी हो चुका, मैं थोड़ा इसको जगह बना लूँ प्रॉफिट लॉस के लिए, है ना, जगह कम पड़ रहा था, इसको ही मिटा ही देता हूँ, कौन गंदा देखेगा। ये लो आप, ये भी काम हो गया। चलो हमारे एसेट्स बिक गए हैं, लायबिलिटी का पेमेंट भी हो चुका है, बस एक पॉइंट और बच गया, वो फर्नीचर वाली बात। पता है, जो फर्नीचर हमारे पास 1 लाख रुपए का था, मैं ब्लू में लिखूंगा, आप मत लिखना, जब ब्लैक में लिखूंगा तो ही आपको लिखना है। ये 1 लाख का जो फर्नीचर था ना बच्चे, मैं उसको 90,000 में बेचने वाला था। अगर मैं बेच देता तो मैं क्या बोलता? बाई कैश अकाउंट। कितने में? 90,000 में। होता ना बच्चे बेचने की एंट्री? बोलो ना हाँ सर, हाँ सर हाँ।
तो मैं बाई कैश अकाउंट यहाँ पे करता, बेचने की एंट्री। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब बेचने गए तो राम ने फर्म को कहा कि क्यों बेचते हो, क्यों बेचते हो, मत बेचो, ये फर्नीचर मुझे दो, मैं लेके चला जाता हूँ, ये फर्नीचर मुझे दो, मैं लेके चला जाता हूँ, आप बेचो मत। हाँ, क्योंकि मैं लेके जा रहा हूँ तो जहाँ पे मेरा हिसाब लगा रहे हो ना, उसमें से उतना मुझे कम पे कर देना। समझो मेरी बात? अरे बेचूंगा तो बेचकर पैसे आएंगे, उस पैसे से आप हमें पेमेंट करोगे। आप बेचकर एक काम करो, पैसे मत मंगाओ, मुझे दे दो, मैं लेके चला जाता हूँ, मेरे हिसाब से मैनेज कर लेना। मतलब कहने का मेरे बच्चे, अगर एसेट्स बिक गया तो तुम बाई कैश बोलते हैं, लेकिन अगर किसी एसेट्स को पार्टनर लेके चला जाएगा, जैसे कि राम लेके चला गया, तो बाई राम्स कैपिटल अकाउंट के नाम से आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। लिख दो ब्रैकेट में, ताकि रिवीजन में दिक्कत ना हो। एग्जाम में भी हम लिख देते हैं, फर्नीचर लेके चला गया, कितने में जी? 90,000 में, 90,000 रुपये में। तो आप समझ रहे हो, बिक जाएगा तो बाई कैश बोल दूंगा, और पार्टनर अगर लेके जाएगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल बोल दूंगा। मैं इसका आगे नोट भी लिखाऊंगा, चिंता ना करो बाई। इससे पता क्या होगा, अगर आपने यहाँ कहा बाई राम्स कैपिटल अकाउंट, तो राम में क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रॉस पोस्टिंग। इससे जरा देखो, जितना राम का हिसाब बना है उसमें 90,000 आप लेके जा चुके हो जी, बाकी अमाउंट आपको पे किया जाएगा। तो इन शॉर्ट, एसेट्स बिकेगा तो बाई कैश, और एसेट्स अगर पार्टनर लेके जाएगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर लेके जाए, राम तो राम, मोहन तो मोहन। आपका आई बात समझ में? ठीक है सर, आगे बताओ। अभी इस पे हम और सारे पॉइंट्स करेंगे, बस दिमाग ओपन रखना, अभी आपको कोई दिमाग में if और नहीं आने देना है मेरे बच्चे। अब सारी बातें हो चुकी हैं, मैं काम करता हूँ जल्दी से इनकी क्रॉस पोस्टिंग कर लेता हूँ। क्रॉस पोस्टिंग, तो रियलाइजेशन में क्या बोला आपने? टू कैश। कैश में क्या बोलेंगे हम? बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना आपका हो गया? 11,50,000 का अमाउंट, 1150, ठीक है ना। उसके बाद आपने कहा बाई कैश, तो कैश में क्या बोलेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रॉस पोस्टिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इसके बाद हमने क्या किया? ये 7,02,000 का अमाउंट आपने यहाँ पे कर दिया। फिर बाई राम, तो राम में तो रिकॉर्डिंग हो गया। अरे हाँ, हमने तो प्रॉफिट निकाला ही नहीं, जोश में आके फटाफट रिकॉर्डिंग कर दिया। अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वही पार्टनर्स के हिसाब में प्लस माइनस हो जाएगा। चेक करता हूँ, मुझे लगता है शायद इस बार ये अमाउंट बड़ा होगा, शायद लगता है, कुछ भी हो सकता है। हम देख लेते हैं यहाँ से 5 2 7 3 10 11 13, तो 13 लाख तो ये हो गया, और फिर 11,50,000 नीचे वाला, यानी कि अमाउंट आपका हो गया नीचे में 2450। अभी बाहर लिख देता हूँ कहीं पे, क्योंकि एग्जैक्ट कितना होगा वो तो बाद में पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे 8311, हाँ यही आएगा, लिख दो यहाँ पे 2450, 2450। तो 24,50,000 में से आप माइनस करो कितना जी? 11 लाख, फिर माइनस कीजिए 7,02,000, और माइनस कीजिए 90,000। तो मेरे बच्चे यहाँ पे इस बार लॉस आ गया, लिख दो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन निकल के आ गया। ये लॉस आपको राम कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन है? मोहन कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये लॉस आ रहा है 5,58,000 का, और क्योंकि रेशियो इनका 3:2 का है, डिवाइडेड 5 × 3, ये आ गया 3,34,000। लिखो यहाँ पे 334, और फिर इनका निकल के आ गया आपका 2,23,200 का अमाउंट, 2,23,200 रुपये। तो लॉस का जो अमाउंट है उसको आप यहाँ रिकॉर्ड कीजिए, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना बच्चे। क्रॉस पोस्टिंग 3,34,000 का आपको लॉस बियर करना पड़ा, एंड 2,23,200 का आपको लॉस बियर करना पड़ा, ठीक है ना। ये भी काम हमने कंप्लीट कर लिया, ये भी काम कंप्लीट कर लिया। चलो ठीक है, ये भी काम खत्म हो चुका आपका यहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये हो गया सबका, यहाँ तक हो गया बच्चे? बोलो ना हाँ या ना। सर हाँ हो गया। तो जरा सुनो, अभी तक हमारा पोजीशन क्या है, हमने अभी तक क्या किया। मेरी बात सुनो, देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपके ही लैंग्वेज में, मैं कहीं भी अकाउंटिंग लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहा,
क्योंकि अकाउंटिंग लैंग्वेज यूज करना शुरू करूंगा तो आप परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं सिंपल शब्दों को आपसे बात कर रहा हूँ, उसको अकाउंटिंग में लेके आ रहा हूँ और वो काम खत्म कर रहा हूँ। तो जरा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने अभी तक क्या हुआ, सारे एसेट्स बेच दिए जो बिकने थे, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, एसेट्स बिक गया। हमने उन एसेट्स को बेच के जितनी भी हमारी लायबिलिटी है मेरे बच्चे, हमने उनका पेमेंट भी कर दिया, लायबिलिटी का पेमेंट भी हो गया। समझो मेरी बात ना, एसेट्स भी बिक गए और लायबिलिटी का पेमेंट भी हो गया। अब लायबिलिटी का पेमेंट होने के बाद अब हमारे पास कैश जो बचा हुआ है, जरा बताओ उसमें से किसका पहले पेमेंट होगा? बताओ, लायबिलिटी के बाद किसका पेमेंट होगा? सर पार्टनर्स लोन का, राम लोन का। अब बताओ राम लोन का पेमेंट कितना होना है? 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 पे कर दो। आओ ना पे करते हैं। राम लोन का जो पेमेंट करना है टू कैश अकाउंट, सारे पैसे आज तो कैश में ही पड़े हैं, सब कुछ बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया, बस कैश बचा है। तो हमने क्या किया, 1,50,000 इनको कैश दे दिया। लीजिए बैलेंसिंग फिगर, हमने कैश पे कर दिया। और बच्चे यहाँ बोला कैश, तो कैश में क्या बोलेंगे? बाय राम्स लोन अकाउंट। आप समझ रहे हो ना कितने सिंपल शब्दों की बात यहाँ पे है। हमने राम लोन को भी 1.5 लाख रुपए पे कर दिए, हो गया पेमेंट मेरे बच्चे, हो गया पेमेंट। अब लास्ट राम लोन का पेमेंट करने के बाद अब हमें पार्टनर्स का हिसाब करना है। और पार्टनर्स कौन है यहाँ पे? राम एंड मोहन। आओ ना जरा इनका हिसाब करते हैं कि राम मोहन का हिसाब क्या बनता है। जरा सुनो ध्यान से, मैं राम एंड मोहन के हिसाब की बात करता हूँ, राम मोहन के हिसाब की बात करता हूँ। जरा सुनो ध्यान से, आप प्लीज आप मेरी बात सुनो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप ना इंटरप्रेट करना शुरू करो। जब आप इंटरप्रेट करना शुरू करोगे ना, सिंपल शब्दों में बातें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। मैं आपको दिखाऊं, देखो पहले मैं यहाँ पे मोहन का हिसाब दिखाता हूँ। मोहन का, सर राम का दिखा दो ना, पहले मोहन का सुन लो। देखो ना क्या हुआ, हमने कहा कि मोहन आपका 1 लाख कैपिटल है, ये पैसा आपको मिलेगा। अब हिसाब लग रहा है बच्चे कितना आपको मिलना है? 40,000 रिजर्व में से वो भी आपको मिलेगा, एंड 20,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि आपको टोटल 1,60,000 दिए जाएंगे, आपको 160 मिलेगा। लेकिन 160 में जरा देखो, आपको 2,23,200 2,23,200 का लॉस भी तो बियर करना है। अरे आपका पैसा हमारे बिजनेस में कितना है? 160। हमने आपको कहा, मान लो आप मोहन हो, कि देखो जी आपका 160 मेरे पास है, तो ये मैं आपको दूंगा। लेकिन जो एसेट्स बेचने पे लॉस हुआ उसमें आपको 2,23,200 का लॉस भी तो बियर करना है, यानी कि ये पैसा आप मुझे दोगे। हिसाब लग रहा है? तो ठीक है, 160 मैं आपको देता और 2,23,200 मैं आपसे लूंगा, तो बड़ा कौन सा है? सर लेने वाला। यानी कि मोहन से जब हिसाब होगा बच्चे, तो कैपिटल पे मोहन को पैसा दिया नहीं जाएगा, उनसे लिया जाएगा। समझ रहे हो? 1,60,000 रुपये मुझे आपको देने थे, लेकिन 2,23,200 रुपये आपसे लेने हैं, तो लेने वाला बड़ा है ना बच्चे, मैं आपसे लूंगा। तो जरा बताओ कितना लूंगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 63,200। और क्योंकि पैसा लूंगा तो मैं यहां बोलूंगा बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट, मैं आपसे पैसा लूंगा। सर एग्जाम में हम इतना सोचेंगे ना मेरे बच्चे ना, एग्जाम में थोड़े इतना समझना है आपको। एग्जाम मैं लिख दूं पहले यहाँ पे 63,200। एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में जहां भी बैलेंसिंग फिगर आ जाए, जहां भी जो बड़ा होगा आप पहले उसको लिख देना। जैसे ये बड़ा आपका हो गया 2,23,200 रुपये, ये आपको यहां भी लिख देना है 2,23,200। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा बाई कैश या टू कैश, एग्जाम में तो इतना ही करना है। लेकिन बात से वही नहीं, बात आपको समझना भी है कि हिसाब लगा रहे हैं तो जो भी कम ज़्यादा होगा, अगर कुछ ज़्यादा पैसा है आपका मेरे पास तो मैं आपको वापस कर दूंगा, कम है तो आपको देना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं हिसाब लगाना। तो बाई कैश। अब राम का जरा चेक कर लो क्या है, ये देखो आपको यहाँ देखो, हमने कहा कि देखो जी समझना भी, अभी समझना है एग्जाम में क्या करना बहुत सिंपल है, टू कैश है बाई कैश, जहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा। लेकिन बात समझने की हो रही है। हमने कहा राम भैया 3 लाख आपका कैपिटल है, ये आपको मिलेगा, 60,000 रिजर्व का भी आपको मिलेगा, एंड 30,000 आपका ये भी मिलेगा। तो टोटल कितना मिलेगा? 390। टोटल आपको 390 मिलेगा। लेकिन 390 में 90,000 आप ऑलरेडी लेके जा चुके हो, वो फर्नीचर
लेके गया था ना बच्चे। तो वो 90 जो आपका हिसाब बना 390, उसमें 90 आप ऑलरेडी लेके जा चुके हो और 3,34,000 का आपको लॉस भी बियर करना है। तो इससे कहीं ज़्यादा ही अमाउंट बन गया, मतलब आपसे भी क्या किया जाएगा, पैसे लिए जाएंगे और एग्जाम के लिए क्या जी आप टोटल करो जो बड़ा है कितना हो गया 4,24,000 जो बड़ा है आपका। तो यहाँ 424 हो गया, हमने यहाँ भी लिखा 424 एंड 424 में क्या करो, यहाँ पे 424 में इसको माइनस कर दो, कितना रहा 390। तो बताओ कितना बन गया, ये 34,000। मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा बाई कैश या टू कैश। इससे क्या हुआ, कैश में आप आ गए, कैश में कहा आपने राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या है जी यहाँ पे आपका मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट जरा बताओ कितना निकल के आ गया, राम का ये 34,000 और मोहन का बताइए तो 63,200। आप बिलीव करो अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो ये दोनों से टैली कर रहा होगा। आओ जरा देखते हैं, ये तो मुझे टैली नहीं दिख रहा, कुछ गलत कर दिया क्या हमने, कोई एंट्री तो नहीं छोड़ दिया। ये तो ठीक है, देखता हूँ क्या डिफरेंस निकल के आता है, लगता है कुछ छूट गया, यही तो दिक्कत हो जाता है मेरे साथ। कोई बात नहीं, चेक करते हैं आपको। यहाँ ये क्या था, अच्छा यहाँ गलती किया हमने, वही समझो मैं क्या गलती कर जाता हूँ हमेशा। 558 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 ये आ गया मेरे बच्चे, ये तो ठीक है, ये गलती है। 558,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 ये 334,800 का अमाउंट है बदमाश, 800 का अमाउंट, माफ़ कीजिए, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। अगर कभी ऐसा मौका आता है ना तो आप दिमाग वहाँ पर मत रोकना, आगे बढ़ते चले जाना, क्योंकि मैं कभी ना कभी आगे सुधार ही दूंगा, है ना। अभी मेरे पास फ़ोन है ना, इसलिए दिक्कत आती है। तो ये 800 का अमाउंट, ये 800 और ये आपका 34,800। तो कैश में ये 34,800। अब जरा देखते हैं 330, ये आपका हो गया 63,200 प्लस 34,800 प्लस 12,02,000 का अमाउंट। तो ये आपका आ गया, फिर गलती 12,02,000 प्लस आपका 34,800 63,200। ये अमाउंट आ गया 13 लाख का, 13 लाख, और ये भी आ गया 13 लाख। क्वेश्चन कंप्लीट आपका हो गया, क्वेश्चन मेरे बच्चे खत्म हो गया। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, आप अपने दिल पे, दिल किधर होता है, आई थिंक लेफ्ट या राइट कहीं होता है, मैं उतना साइंस का नहीं जानता बच्चे, और मेरा दिल धड़कता भी नहीं है क्योंकि दिल मेरा ख़त्म हो चुका है, मेरा सिर्फ बस दिमाग काम करता है। आई थिंक पता नहीं कहीं होगा जरूर, छोड़ो उसके बारे में, आप मुझे बता देना मैसेज करके, कहाँ होता है मैं मान लूँगा। लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि सच्ची में चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप बताओ आपको बाकी बच्चों के मुकाबले इस चैप्टर में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन इससे निकल के आता है, हमेशा, लेकिन इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं आता, मैं गारंटी देता हूँ, आपको दिखाऊंगा अभी बुक के अंदर में। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब अगर आप एग्जाम में आप आंख बंद करके सो भी जाओ ना, और मतलब 3 घंटे का अगर पेपर होता है तो 2.5 घंटे आप सो जाओ, आधे घंटे में अगर उठ जाओ तो आधे घंटे में भी सारा पेपर खत्म कर सकते हो। इतना मज़ेदार पेपर आते, इतने सिंपल, फिर भी आप कहते हो कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आप प्लीज़ कॉपी करो, और मैं अब आपको कहीं और दूर लेके चलूँगा। जरा बताओ इस क्वेश्चन में नई नई बातें क्या सीखी। अगर कोई पार्टनर लेकर जाएगा, मैं नोट लिखा दूँ क्या, लिखो ना मेरे साथ नोट, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लिखेंगे आप नोट मेरे साथ समझने के लिए। आप यहाँ पे लिखो जरा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट, सारी बातें जो नई नई आएगी मैं नोट करूँ लिखाऊंगा आपका। नोट नंबर 1 क्या जी, लिखना जर्नल एंट्री फॉर एनी एसेट टेकन बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेकर चला जाएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी। देखो ना, एंट्री में कन्वर्ट करते हैं जी, तो आप देखो इधर का जब चीज़ एंट्री में कन्वर्ट होता है तो डेबिट में आ जाता है, यानी कि हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका भी नाम होगा, राम तो राम, मोहन तो मोहन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंड 2 हमने क्या बोला, रियलाइजेशन अकाउंट।
सर आप यहाँ पे जो रिलेशन अकाउंट लिख रहे हो, यहाँ पे उस एसेट्स का नाम क्यों नहीं लिख रहे हो जो पार्टनर लेके चला गया? क्योंकि मेरे बच्चे आज कोई नाम बचा ही नहीं। जितने नाम भी हमारे बैलेंस शीट में थे उन सब का नाम क्या हो गया? रिलेशन अकाउंट। सब हमने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, तो अब इसी नाम से एंट्री होगी। अच्छा, उसी तरीके से हो सकता है क्वेश्चन बोले कि जर्नल एंट्री फॉर एनी लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। मतलब जैसे एसेट बिका ना, वैसे लायबिलिटी के साथ भी हो सकता है। सुनो 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 मेरी बात, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हो सकता है कि कह दे कि भैया बिल्स पेबल जो है ना, इसका पेमेंट करने का जिम्मेदारी हमने किसी एक पार्टनर को दे दिया। राम कहता है कोई बात नहीं जी, जो फर्म का बिल्स पेबल है मैं उसका पेमेंट कर दूंगा। तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। अगर लायबिलिटी फर्म पे करती तो टू कैश, अगर पार्टनर कहता है कि मैं पे कर दूंगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर, सर इससे होगा क्या? कुछ नहीं। जब आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा, इसका मतलब कि ये अमाउंट पार्टनर के हिसाब में जाके ऐड हो जाएगा और लास्ट में वो हम आपको पे कर देंगे जी। समझ लो, अगर फर्म की लायबिलिटी कोई पार्टनर कहता है कि मैं पे कर दूंगा तो ठीक है, हम उतना पैसा उस पार्टनर को बाद में दे देंगे, बाद में आपका उसके हिसाब में ऐड करके आप पे कर दो जी। मतलब इन शॉर्ट अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन में कि अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर्स पे करता तो हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गया? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। अभी आएगा क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। एंड टू आपने क्या बोला? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर होगा उसके नाम के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। और एक आपका नोट और भी आपका वो पार्टनर्स लोन को लेकर लिखिए जरा यहाँ पे, नोट नंबर 3। पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ऑलवेज, हमेशा ओपन सेपरेटली। ये हमेशा आपका सेपरेटली होगा। और आपका इट इज पेड आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज। ये सीक्वेंस में लायबिलिटीज का पेमेंट होने के बाद हम इसका पेमेंट करते हैं। कुछ और भी बातें मेरे बच्चे, अभी तो आप छोटे बच्चे, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो अभी जैसे यहाँ पे सिंपल केस है, अभी बहुत सारी बातें होती है। मैं उतने नाम भी लूँगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, वो जैसे जैसे बड़े होगे मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल अभी तो बात इतनी ही करेंगे। और कुछ नया चीज़ तो मुझे दिखा नहीं यहाँ पे, और तो आप जानते हो ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, लीजिए मैं मिटाता हूँ। हमारा ये भी एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। मैं चाहता हूँ ना कि क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाऊँ। मैं क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ, कुछ और अच्छी बातें इसमें लेकर आना चाहता हूँ। अगर आप कहो तो, या कहो तो मैं सीधे बुक के क्वेश्चन में आऊँ। आप बताओ क्या चाहते हो? नहीं सर, एक दो क्वेश्चन और अच्छे करा दो आप। आज की क्लास सर इसी में लगा दो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, और फिर अगली क्लास जो होगी ना सर, उसमें आप बुक के क्वेश्चन में आ जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये पूछ सकते हो और मैं बताने को तैयार हूँ कि क्यों आखिर क्यों 11-12 क्लास जो मैं चाहूँ तो एक अच्छे प्राइस पे आज तक सेल करता था और चाहूँ तो आगे भी सेल कर सकता हूँ, आखिर क्यों मैंने ज़ीरो कॉस्ट पे यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे इंडिया को प्रोवाइड कराया? मेरे बच्चे एक ही रीज़न है, और रियली में अगर मैं बताऊँ तो उसमें स्वार्थ मेरा है। मैं अपने स्वार्थ की बात कर रहा हूँ। मैं देखा कि जब बच्चे मेरे पास CA, CMA, CS करने के लिए या BCom भी करने के लिए जब हमारे पास आते हैं तो बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत वीक होता है, और उनके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। अननेसेसरी के डाउट्स आते हैं, डाउट्स पे मतलब कि जहाँ पे मैं थोड़ा मस्ती कर सकता था वहाँ पे आपके डाउट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करने पड़ते हैं। मैं मेरे बच्चे फ्यूचर की मेहनत कम करना चाहता हूँ। जब आप CA, CMA, CS करने के लिए आप आएंगे मेरे पास, और उस समय जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैं दुनिया को बता सकता हूँ कि जितने बच्चों ने मेरे पास ज्वाइन किया उन सबको मैंने पास कराया। और रियली बता रहा हूँ, इसमें स्वार्थ सिर्फ और सिर्फ मेरा है
कि मैं आपको, जब आप प्रोफेशनल डिग्री में आप आएंगे वहां पे आपका जो डाउट्स आते हैं वो डाउट्स ना आए, आपका बेस स्ट्रांग रहे, और जब मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा वहां पे मस्त तरीके से आप एंजॉय करें, दूसरे बच्चों से आप डिफरेंट दिखें, आपके चेहरे पे दिखे कि आप सीओसी के बच्चे हैं। बस यही स्वार्थ है, यही स्वार्थ है। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तैयारी आज से हम लोग आगे फ्यूचर की करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। जय सीओसी, जय सीओसी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ठीक है मेरे बच्चे, आओ जरा मैं आपको यहाँ पर लेकर आता हूँ एक अगला एग्जाम्पल। मैं नंबर भूल गया हमेशा की तरह, आई थिंक 6 नंबर होगा, 6 होगा, 7 जो भी होगा आप लिख लेना। बनाइए मेरे साथ एक बैलेंस शीट ऑफ फर्म, एक बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ फर्म का, और यहाँ कहता है ये आइए, एक चीज़ और बता दूं, ये पार्टनरशिप जो आप पढ़ रहे हो ना, चाहे वो फंडामेंटल हुआ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी पढ़ रहे हो, ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी आप छोटे बच्चे हैं, आप बीकॉम करेंगे, सीए करेंगे, सीएमए करेंगे, सीएस करेंगे, सब जगह ये चैप्टर आपको आगे पढ़ाया जाएगा। बेस यहीं से शुरू होता है बच्चे। अब थोड़े थोड़े लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं और आपके हाई लेवल के ऐड हो जाते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट यहीं पे होता है। बच्चे परेशान इसलिए होते हैं, इसलिए वो प्रोफेशनल डिग्री से डरते या क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे वीक होता है। आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर तो बस आपका हर एक डिग्री खेल बन जाएगा। आओ ना मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कुछ एसेट्स के नाम। लिखो इस बार आपका बिल्डिंग, कहता है 3 लाख का अमाउंट है। फिर लिखो कहता है स्टॉक, आपका 1 लाख का अमाउंट है। फिर लिखना यहाँ पे आप फर्नीचर 2 लाख का अमाउंट है। बैंक 150 का अमाउंट, 150 का अमाउंट। फिर लिख दो यहाँ पे आपका क्या दो यहाँ पे और मैं नाम, आपका इक्विपमेंट ले लो आप, इक्विपमेंट, ये आपका 250 का अमाउंट है। और फिर आपका प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस, ये 1 लाख का अमाउंट ले लीजिए। ठीक है, डेटर्स भी दे दूं क्या? छोड़ो, काफ़ी है, बाद में देख लेंगे। बताओ कितना आ गया? 11 लाख, 11 लाख रुपए का अमाउंट, 11 लाख। एक नाम और लिख देता हूँ मैं, एक नाम और, पहले थोड़ा सा जगह यहाँ छोड़ देना, एक नाम और लिखूंगा। यहाँ लिख दो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें नाम देता हूँ इस बार, किसका नाम दो बताओ? करण और मरण। श्री कैसा नाम है, लिखो ना, क्या जाता है नाम में। ये मेरा प्यारा स्टूडेंट है, ये मेरा पहला स्टूडेंट है जो सीए क्वालिफाई किया था, और बहुत प्यारा, बहुत मेहनती, आज अच्छे जगह पे काम कर रहा है, वो बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहा है, पूरा वर्ल्ड घूमता है, और मुझे दोष देता है कि सर आपके चलते इतना मेहनत करना पड़ रहा है, आप ना होते ना मैं सीए बनता, सीए ना बनता तो घर में सोया रहता, मज़ा आता, लेकिन आपने सर करा के पता नहीं क्यों मेहनत करा दे इतना। करण बहुत प्यारा बच्चा मेरा। मरण ये मैं जानता भी नहीं कौन नाम है। लिखो यहाँ पे 2,40,000 और यहाँ पे 1,60,000। फिर एक नाम लेते हैं हम यहाँ पे आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस पर एक अच्छा पॉइंट बनाऊंगा मैं। ये कहता है 1 लाख का अमाउंट है। फिर कहता है प्रोविडेंट फंड, ये तो लायबिलिटी है, ये तो एम्प्लॉय का पैसा होता है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। जब फर्म बंद हो गई तो उनका पैसा वापस करना होगा। फिर बच्चे यहाँ पे कहता है आपका प्रोविडेंट फंड के बारे में के बाद क्या नाम दो बताओ? प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्स का लायबिलिटी जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, एक एस्टिमेटेड लायबिलिटी। तो कुछ ना बताया तो पूरा पेमेंट कर देंगे, कुछ बोले तो उतना पेमेंट कर देंगे। इसके बाद कहता है आपका यहाँ पे करंट लोन, करण का लोन है बिजनेस पे 50,000 का। और मैं यहाँ पे जो नाम लिख रहा था ना, मैं कर देता हूँ मरण ड्राइंग्स,
मरण ड्राइंग्स, ये लिख दो आप यहाँ पे 50,000 का अमाउंट, और ये अमाउंट भी आपका हो गया 1150 टोटल आपका। सो ड्राइंग्स यहाँ क्यों दिख रहा है मेरे बच्चे? एक्चुअली दो ट्रीटमेंट होता है, या तो जब मरण ने मतलब पार्टनर्स ने ड्राइंग किया उसी टाइम उसके कैपिटल से माइनस कर दो। अगर ड्राइंग्स उसके कैपिटल से माइनस हो गया होता तो फिर ये ड्राइंग्स यहाँ ना दिखता, फिर कैपिटल 110 दिखता। मेरे बच्चे यहाँ ड्राइंग्स दिखने का मतलब होता है कि फर्म ने पार्टनर्स का ड्राइंग्स का अलग से अकाउंट ओपन किया हुआ है, अलग से अकाउंट ओपन किया हुआ है, और उस अकाउंट को अभी तक कैपिटल से माइनस नहीं किया है, क्योंकि ड्राइंग्स जो है कैपिटल को कम करता है, इसलिए इसके अपोजिट साइड में लिखा जाता है हमेशा आपका, है ना। तो रिपीट कर रहा हूँ, कोई बाहर वाला पूछे कि ड्राइंग्स बैलेंस शीट में क्यों दिख रहा है जी, तो आप उनको समझाना हमारे सर ने कहा है कि अगर ड्राइंग्स का जो अमाउंट होता है वो जिस समय ड्राइंग्स हुआ उसी टाइम पे कैपिटल से माइनस करने के बजाय अगर ड्राइंग्स को हमने अलग से रिकॉर्ड किया है, एक अलग से अकाउंट खोला है, तो अभी वो कैपिटल से माइनस नहीं हुआ है, इसलिए वो बैलेंस शीट में दिखता है इसके अगेंस्ट में आपका। ठीक है ना, ठीक है सर। तो और जरा आ जाओ, अब यहाँ पे नाम दूँ मैं, कहता है आपका क्रेडिटर्स कितना हो गया, 2 लाख का अमाउंट ले लो, और कहता है 16% बैंक लोन, कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए, 250, इतना काफ़ी है, बाकी ना बाद में देख लेंगे ना। ज़्यादा हो गया क्या, 4 5 6 7 8 9 10 12 आ गया, तो मैं इसको 2 लाख कर देता हूँ, या फिर इसको 2.5 लाख रहने दो, इसको ओहो इसको 150 कर लो, फिगर मैच ना करे बस, और कोई खास रीज़न नहीं है, 150 है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11,50,000 का अमाउंट, दोनों साइड आपका यहाँ पे टैली कर रहा है। अब मैं नीचे आपको दे रहा हूँ यहाँ पे जी, कहता है कि प्रॉफिट रेशियो, ये आपका कहता है इस बार कितना कर दो, 2:3 कर दो आप, 2:3, पॉइंट 1 में, पॉइंट 2 लिखो आप यहाँ पे, यहीं कर दो फुल स्टॉप, फर्म वाज डिजॉल्व, फर्म बंद हो गई है। एग्जाम में पक्का बोलेगा, चिंता नहीं करना, आगे बढ़ना। पॉइंट नंबर 2 कहता है इस बार, पॉइंट नंबर 2 में लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन determined एट रुपीज, ये 1 लाख था ना, कहता है मान लो यहाँ पे 60,000। सर क्या करेंगे, लिखो ना, पहले ही आप पूछना शुरू कर देते हो, लिख दो कम से कम। थर्ड कहता है कि मरण agreed to pay creditors at discount of 10%। ठीक है, फोर्थ लिखना, बैंक लोन was paid along with interest due for 4 months। सर इसका क्या करेंगे, फिर से क्यों बीच में पूछते हो, लिखो तो कम से कम, आप लिखो तो, बातें बताऊंगा ना रीजन क्या है। 5वां पॉइंट लिखिए आप, 5वां पॉइंट कहता है यहाँ पे equipment was taken by Karan, full stop।
6 लिखिए आप यहाँ पे। सर कितने में? अगर ना बताए कितने में तो जितना था उसमें ही लेके चला गया होगा। और कहता है कि आपका स्टॉक was taken by Maran at rupees 1,70,000। और 7वां पॉइंट, या फिर मैं इसको 70 कर देता हूँ। 7वां पॉइंट लिखो आप यहाँ पे, बिल्डिंग was sold at 200%। मतलब 200% का मतलब 2 गुना कीमत बिक गया आपका। हो और कुछ नहीं। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। चलिए लिख लो आप इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के बाद आपके स्ट्रॉन्ग और हो जाएंगे बच्चे कॉन्सेप्ट, मज़ा आएगा आपको, आप दुनिया से बहुत आगे निकल जाओगे। और आपको कहीं मन कर गया बहुत बड़ा बनने का, मतलब इस क्वेश्चन में आपके अंदर कहीं अहंकार आ गया, तो फिर आप कोई बात नहीं, आप कोई बाबा बन जाना, क्योंकि बाबा बनने के बाद खूब सारे पैसे की कमाई होती है, खूब सारे पैसे की कमाई। हमारे देश में जितने बाबा हैं, जो गंदा से गंदा बाबा भी है वो भी कम से कम 1000 करोड़ तो रखा ही रखा है, 1000 करोड़। और बड़ा बाबा है तो बहुत करोड़ों करोड़ रुपए हैं। कुछ नहीं बनना, बस बाबा बन जाओ और कुछ नहीं। अकाउंट्स बाबा, मज़ा आएगा आपका जब नाम लिया जाएगा अकाउंट्स बाबा। आप बाल मतलब ऐसे नहीं करना, बाल ऐसे कर लेना, यहाँ से बाल और ऊपर कर लेना, नाक तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, कान को यहाँ से बीच से काट लेना और लिख देना यहाँ पे अकाउंट्स बाबा, नया बाबा। ऐसा नाम अभी तो कोई मार्केट में है नहीं, अकाउंट्स बाबा, मज़ा आ जाएगा। सारे बिजनेसमैन आपके पास आएंगे अपने अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और मज़ा आ जाएगा। फिर तो खूब सारे पैसे आपको मिलेंगे। सॉल्यूशन आप बनाओ यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, आप बनाइए यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। ये लो, पिछली बार भी छोटा हो गया था, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये लो आप यहाँ पे। फिर आप यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक आधार जरूर डालो एग्जाम के लिए, मैं करूँ या ना करूँ, आप जब भी 2 अकाउंट बनाते हो ना तो गैप छोड़ना बीच में। एक्चुअली एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी कभी जगह कम पड़ जाते हैं, ऐसा अक्सर होता है। इसलिए जगह छोड़ने का फ़ायदा कि अगर मान लो कहीं अगर जगह कम पड़ गया तो मैं वहाँ पे एंट्री कर लूँगा, मतलब उसको बढ़ा के लिख लूँगा तो दिक्कत नहीं आएगी। एक है करण और एक है मरण, एक है करण और एक है मरण। ये लीजिए, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। और कोई पार्टनर ने लोन भी दिया है क्या? सर हाँ। कहाँ है, किसका? करण का। तो मैं अकाउंट ओपन करूँगा अलग से हमेशा, करण लोन अकाउंट, है ना। पार्टनर लोन हमेशा अलग से ओपन किया जाएगा। और फिर कैश का हिसाब भी तो हमें रखना है, तो हमने कैश बैंक इस पर लिखा है ना, तो जब कैश ना लिखे बैंक, तो सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन कर लेना, और सारी एंट्री जो है जहाँ पे हम कैश लिखा करते थे वो बैंक से कर लेना। क्या फ़र्क पड़ता है ना, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, बस समझने का फेर है कि कैश बैंक दोनों सेम ही होगा हमेशा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। मैं पहले यहाँ पे एसेट्स लिखूँ जो हमें बेचने हैं और जो आपके बैलेंस शीट में है, और उसी वैल्यू पे जो बैलेंस शीट में है 3 लाख का अमाउंट। स्टॉक भी है, ये स्टॉक 1 लाख। फिर आपका यहाँ पे फर्नीचर है 2 लाख का अमाउंट। आपका बैंक यहाँ चला गया, 2 बैलेंस बीडी। बताओ बैंक कितना है? 1,50,000, 150 का अमाउंट। इक्विपमेंट आपका यहाँ चला गया, इक्विपमेंट यहाँ पे 2,50,000 का अमाउंट है। प्रॉफिट लॉस डेबिट लीजिए, यहाँ पे आप माइनस कीजिए, प्रॉफिट लॉस डेबिट
आपका 1 लाख अमाउंट रेशियो 2:3, यानी कि 40,000 एंड 60,000। फिर मरण ड्राइंग्स, अब तो लास्ट में जब हिसाब होगा तो ड्राइंग्स तो अब आपके अकाउंट से माइनस हो ही जाएगा, जितना पैसा आप ले चुके हो वो आपके अकाउंट से माइनस करके बाकी तो पे करेंगे, ठीक है ना, ये भी हो गया। और ये कैपिटल अकाउंट जो है बाय बैलेंस बीडी, बताइए 240 करंट का एंड 160 यहाँ पे मरण का, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन, ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो मुझे समझाना है मेरे बच्चे। मैं यहाँ पे एरो मार्क कर दूँ इस तरीके से, और जरा सुनो ध्यान से क्या होता है। देखो आपके बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख का अमाउंट है, लेकिन उस 1 लाख में कहता है कि हमें लायबिलिटी जो पे करना है वर्कर को वो कितना 60 पे करना है। तो एक काम करना, इस 1 लाख में से जो 60,000 है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसको आप यहाँ रिकॉर्ड करो 60,000। मतलब जितना हमें पे करना होगा, जितनी हमारी लायबिलिटी बनेगी वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। और बाकी का जो अमाउंट है जरा बताओ, 1 लाख में से अगर हमने 60,000 लायबिलिटी के रूप में रखा तो बाकी कितना बच गया 40, वो रिजर्व है मेरे बच्चे। दोबारा सुनिए, 1 लाख रुपए का हमने कभी फंड बनाया था, प्रॉफिट से निकाला था कि अगर किसी का एक्सीडेंट होगा तो हम उसको पे कर देंगे। आज पता चलता है कि 1 लाख में से 60,000 हमें पे करना है, तो मेरे बच्चे 60,000 तो फिर आपका बैलेंस शीट में है ना, बैलेंस शीट में ना, तो वो एज लायबिलिटी यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। और जो बाकी का 40,000 है वो रिजर्व के रूप में आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बाकी का 40,000 की रेशियो में 2:3 कितना हो जाएगा 16,000 एंड 24,000। सर ऐसा क्यों होता है, बताया तो आपको कि भैया जो 1 लाख का अमाउंट है इसमें से जो लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी वाला अमाउंट वो तो मैं यहाँ रिकॉर्ड करूँगा, और लायबिलिटी वाला कितना होगा नीचे बताएगा, कुछ ना बताया तो पूरा का पूरा रिजर्व है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो जैसे हम पहले किए थे। लेकिन अगर कहता है कि नहीं जी इसमें 60,000 की लायबिलिटी बन सकती है, तो ठीक है, हमने क्या किया 60,000 यहाँ पे रखा लायबिलिटी जिसका हमें पेमेंट करना है, और बाकी 40 को यहाँ पे कर दिया। मैं इसका अभी एंट्री भी दिखाऊंगा क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद, और वहाँ समझ में आ जाएगा। पहले आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 1 लाख की एंट्री हो गई ना सर, हाँ 60 यहाँ 40 यहाँ आपका, ठीक है। प्रोविडेंट फंड, इस पर तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो लायबिलिटी है जी, ये तो हमेशा यहाँ पे आएगा, चाहे इसके बारे में कुछ भी कहें। प्रोविडेंट फंड कितना बता रहा है 50,000, इट्स ए लायबिलिटी, इट्स ऑलवेज पेबल टू एम्प्लॉयज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स भी लायबिलिटी होता है, कितना पे करना है अगर ना बताए तो पूरा पेमेंट करना होगा। टैक्स जो है गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। और करंट लोन अलग से अकाउंट खुलेगा, बाय बैलेंस बीडी, इधर का जो भी नाम जहाँ भी जाएगा क्रेडिट में ही जाएगा, ये तो पक्का है, तो 50,000। क्रेडिटर्स और बैंक लोन यहाँ लिखे, लायबिलिटीज है, सारी लायबिलिटीज यहाँ पे आती है। क्रेडिटर जो आपका है 1,50,000 और 16% बैंक लोन, उतना ही नाम उतना ही अमाउंट जो बैलेंस शीट में आपका है, यानी कि 2,50,000, ये हो गया। तो मुझे इस क्वेश्चन में अभी तक नया पॉइंट यही दिखाई दिया कि पहले हम लोग क्या करते थे, नीचे कुछ नहीं बोलता था, सारा का सारा अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल में जाता था, रिजर्व था। लेकिन अब कहता है कि भैया इसमें 60,000 हमारी लायबिलिटी बन रही है, पे करना पड़ेगा, तो 1 लाख में 60 को यहाँ लिख देंगे, बाकी 40 मतलब जो रिजर्व होगा ना फ्री, वही पार्टनर्स में जाएगा हमेशा। चलो और कुछ बचा नहीं सर, सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं क्या? हाँ जी सर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब आपने क्या करना है जी, मैं एसेट्स को बेचने वाली एंट्री कर लेता हूँ। ऐसे कोई भी पहले बाद में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीक्वेंस को समझने के लिए बाई कैश अकाउंट। अब हम एसेट्स को बेचते हैं, देखते हैं क्या क्या बता रहा है। एसेट्स, इक्विपमेंट तो पार्टनर लेके चला गया, कैश वाली एंट्री ये नहीं है, ये भी मरण लेके चला गया, ये कैश वाली एंट्री। बिल्डिंग आपका 200% पे बिका है, तो कैश में आ गया बिल्डिंग आपका, यहाँ पे बिल्डिंग, और कितने में बिक गया जी, तो 3 लाख का था, यानी कि 6 लाख में बिक गया। 200% यानी कि 2 गुना होता है, ठीक है। जिस एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला, जीरो में गया।
इसके बाद आइए, हमने किसका कर लिया एंट्री, ये हो गया आपका। अब इधर आ जाओ, इक्विपमेंट करंट लेके चला गया, तो बाय करंट अकाउंट, बाय करंट कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, इक्विपमेंट। कितने में लेके चला गया नहीं बता रहा है, तो बुक वैल्यू यानी कि 250। क्यों सर, आपने तो कहा था कि अगर आपको ना बताया कितने पे तो जीरो पे मानना। बदमाश, तब जब कुछ ना बोले, अगर उस एसेट्स के बारे में बिल्कुल साइलेंट, तब ना जीरो कि नहीं बिका। जैसे कि यहाँ पे आपका मान लो किसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, फर्नीचर के बारे में बिल्कुल क्वेश्चन साइलेंट है, तो जीरो पे गया। लेकिन अगर वो कहता है कि कहाँ गया, इक्विपमेंट करंट लेके चला गया, तो करंट लेके गया है कितने पे ना बताया तो जितना बुक में उसी पे लेके जाएंगे। समझो मेरी बात, फर्क आपका। वो ना बताया तब तो हम क्या करेंगे, जितना बुक है उसी में लेकर जाएंगे। अगर क्वेश्चन इक्विपमेंट के बारे में बिल्कुल साइलेंट होता, कुछ भी ना बोलता, तब मानते क्या नहीं बिका, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, स्टॉक कौन लेके चला गया, मरन, तो बाय मरन, बाय मरन कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने, स्टॉक। कितने में लेके चला गया, 70। अब 70 बताएगा तो 70 में लेके जाएगा, ना बताया तो फिर आपका 2.5 लाख में, मतलब जितना बुक में था। ये भी हमारा हो गया। हाँ, उसके बाद कहता है अब लायबिलिटी पे आ जाओ। किसके बारे में नहीं बोला, फर्नीचर के बारे में, तो कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ो। अब इधर आइए लायबिलिटी पे। अब हमें वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी 60, मतलब ये 60 को हमें पे करना पड़ा, तो आप लिखो ना टू कैश अकाउंट, और इसके अंदर में वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी जो हमें पे करना पड़ा वो कितना, 60, मतलब जितना हमने यहाँ दिखाया था बैलेंस शीट से वो हमने पे कर दिया। उसके बाद मैं इसको ख़त्म कर दूँ, काट दूँ मैं इसको। मोहन अग्री टू पे क्रेडिटर्स, मोहन कहता है कि मैं क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दूंगा, तो मैं अभी यहाँ थोड़ा जगह छोड़ूंगा, और क्योंकि कई लायबिलिटी का नाम आ सकता है, और यहाँ लिखता हूँ मैं टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अगर किसी लायबिलिटी को कोई पार्टनर कहता है कि मैं पे कर दूंगा, तो उसके नाम से रिकॉर्ड कर दो, क्रेडिटर ब्रैकेट में कितना जी, 10% डिस्काउंट पे। तो जरा बताओ, आपका क्रेडिटर जो है 150, अगर 10% डिस्काउंट पे किया गया तो कितना हो गया, 1,35,000, 135 है ना, 10%। और मोहन पे करेगा तो हमने क्या बोला, टू मोहन कैपिटल अकाउंट, ताकि ये 135 मोहन के सॉरी मरन है, मोहन कहाँ से आ गया बदमाश, मरन है, तो मरन कैपिटल अकाउंट। कैसा कैसा नाम आता है, पता नहीं कौन लोग हैं जो इस नाम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इससे मरन के अकाउंट में बाद में ऐड हो जाएगा, जब लास्ट में हिसाब होगा तो हम मरन को पैसा पे कर देंगे। मतलब फर्म की लायबिलिटी खत्म हो गई जी, अब उसका जिम्मेदारी किस पे चला गया, मरन पे, मरन पे करेगा। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे ये हो गया, बैंक लोन पे किया गया है 4 महीने के इंटरेस्ट के साथ। मतलब ये जो बैंक लोन है कहाँ चला गया, ये लिखो यहाँ पे बैंक लोन। अब बैंक लोन का पेमेंट कितना हुआ, तो मेरे बच्चे आप जरा आ जाओ वर्किंग नोट्स नंबर 1, एक बार चेक करो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है, बैंक लोन पे इंटरेस्ट कितना बकाया है, तो 2.5 लाख का 250 का लोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है कि 16%, यहाँ देखो रेट लिखा हुआ है, और कहता है कि 4 मंथ्स का बकाया है, 4/12 कितना आ गया, 250 का 16% एंड 4/12 यानी कि डिवाइड बाई 3, ये आ गया आपका 13,333 का अमाउंट। तो ठीक है, जो आपने पे किया वो कितना पे किया जी, एक तो लोन का अमाउंट यानी कि 250, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में यहाँ पे ताकि रिवीजन में दिक्कत ना हो, एक तो 250 जो लोन है वो, और प्लस अनरिकॉर्डेड आपका 13,333 यानी कि 2,63,333। जगह कम पड़ रहा है, मैं अब इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, बहुत गंदा लगता है मुझे, आपको भी पता है कि आप बहुत गुस्सा होते हो, बट क्या करूँ, जगह तो बनाना ही होगा। मरन्स कैपिटल अकाउंट, इसने क्रेडिटर का पेमेंट किया था कितना जी, आई थिंक 70,000 ना, क्रेडिटर का पेमेंट कितना किया था, 135 था, 10% डिस्काउंट पे 135, 1,35,000 रुपये। ठीक है,
हाँ जी, तो हमने बैंक लोन जो था बच्चे, जो बुक में रिकॉर्ड था उसका भी पेमेंट किया, बट इस पे इंटरेस्ट जो बकाया था अनरिकॉर्डेड था उसका भी पेमेंट कर दिया। ये भी पॉइंट खत्म हो गया। और कोई पॉइंट बचा नहीं सर। अब देखो एसेट्स के बारे में ना बताया तो जीरो, लेकिन चेक करो कौन सी ऐसी लायबिलिटी है जिसके बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनका पूरा पेमेंट करना होगा। वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी हो गया, प्रोविडेंट फंड। मैं इसको मिटा के जगह बना लूँ, लिखो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, और ये कितना है 50,000, ये हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स का पेमेंट कीजिए, ये सब लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को हमें पे करना होता है, ना बताया तो जितना बुक में उतना 150। क्रेडिटर्स हो गया हमारा, नहीं सर इनका पेमेंट कीजिए, हाँ जी सॉरी माफ कीजिए, हो गया। क्रेडिटर्स तो ये लेके चले गए, बैंक लोन हो ही चुका, अब इसको बाहर कर दो। तो 60,000 प्लस 263,333 प्लस नीचे के 2 लाख रुपए, तो ये अमाउंट आ गया 5,23,333 का अमाउंट। ठीक है ना। अब ये हमारा काम पूरा हो चुका है, सारे एसेट्स लायबिलिटी बिक चुके हैं। जल्दी से पता कर लो इसका बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट या लॉस। आई थिंक इस पर प्रॉफिट आना चाहिए क्योंकि बिल्डिंग ज़्यादा कीमत पे बिका है, लेकिन फर्नीचर में फिर लॉस भी तो हुआ है, कौन टेंशन लेता है। देख लेता हूँ प्लस माइनस करके यहाँ से 110, तो 260, 360, 410, 610, 660, 1260, 1460, 17, 710, 1780। आई थिंक इधर 1780 आ रहा है, एक बार दोबारा चेक कर लें। गलत किया मैंने, मैं करूँगा दोबारा कैलकुलेशन। 110 ऊपर का हो गया 3,50,000, 6 lakhs 250 एंड 70,000, 1580 आ रहा है इधर। एक बार दोबारा देख लूँ, डर लगता है ना कहीं गलती ना हो जाए। नहीं ठीक है, इधर देखो कितना आ रहा है 850, 135,000 और ये आपका 523,333, ये 15, यही बड़ा आ गया बच्चे 15,80,000 लिख दो, 15,80,000 और इसमें से माइनस कर दो आप इधर का अमाउंट, तो ये आ रहा आपका 71,667 का अमाउंट। और इसको आप लिखो यहाँ पे टू प्रॉफिट निकल के आया, प्रॉफिट ऑन रिलेशन, डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर, तो प्रॉफिट, क्रेडिट तो लॉस आपका हो जाएगा। और ये करंट कैपिटल अकाउंट एंड मरन कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो रेशियो यहाँ पे 2:3 डिवाइड बाई 5 हो गया इंटू 2, इनका आ गया 28,667 और इनका आ जाएगा 43,000। ठीक है ना। आप इसकी क्रॉस पोस्टिंग करो फटाफट फटाफट। यहाँ पे 2 कैश बोला, सॉरी 2 बैंक कर दो यहाँ पे, अगर बैंक आपने वहाँ लिखा है तो अच्छा लगेगा। यहाँ भी बैंक कर दीजिए, समझ रहे हो ना, बैंक लिखा है मैंने। तो 2 बैंक यानी कि बाय रिलेशन अकाउंट क्रॉस पोस्टिंग, आप पहले रिलेशन अकाउंट बना लेना, उसके बाद ही क्रॉस पोस्टिंग करना। 523,333। फिर आपका 2 मरन्स कैपिटल अकाउंट, तो मरन में कहेंगे आप यहाँ पे बाय रिलेशन अकाउंट 1,35,000 एंड 2 प्रॉफिट आपका, तो यहाँ पे बाय रिलेशन अकाउंट यहाँ पे 28,667 और यहाँ पे 43,000। अब इसको इंटरप्रेट भी करूँगा, पहले आप यहाँ पे आ जाओ इस साइड में बाई बैंक, तो बैंक में 2 रिलेशन अकाउंट
6 lakhs का अमाउंट। बाय करण बाय मरण, तो करण मरण में 2 रिलेशन अकाउंट, करण में आपका 250 और मरण में आपका 70,000। ठीक है, बस सब कुछ हो गया, सबका हिसाब लग गया। पहले करण का लोन का पेमेंट कर दो, 2 कैश अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट है यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट, कितना जी 1,50,000 या 50,000 था, सॉरी 50,000। मुझे अपनी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती तो आपको क्या समझ में आएगी। बैलेंसिंग फिगर 2 बैंक, तो बैंक में क्या बोलेंगे, बाय करण लोन अकाउंट, और कितना 50,000, ये पे कर दिया। पर बच्चे अब मुझे यहाँ कुछ समझाना है, इसलिए आप लिखना बंद करो और सांसें थाम कर मेरी बातें सुनो। आपको कुछ समझाऊंगा, मेरी बात सुनो, ब्लू लेता हूँ मैं, आपको लिखना नहीं है, मेरी बात सुनना। मैं पहले यहाँ पे पहले मैं करण का हिसाब लगाता हूँ। हमने कहा कि करण आपको 240 मिलेगा कैपिटल का, ये जो रिजर्व बच गया वर्कमैन कंपनसेशन वाला, उसमें भी आपको 16,000 मिलेगा, और एसेट्स बेचने पे जो फायदा वो भी आपको मिलेगा। तो टोटल आपको कितना मिलेगा, जरा ऐड करना तीनों, टोटल कितना मिलेगा आपको, 2,40,000 प्लस 16,000 और प्लस 28,667, यानी कि यहाँ पर अलग से लिखता हूँ मैं, 284,667 आपको टोटल पैसा यहाँ पे मिलेगा। लेकिन हमें जो आपसे लेना है 40,000 का लॉस एंड 250 जो आप यहाँ पे क्या लेके चले गए थे इक्विपमेंट, तो आपको इतना मिलना था, लेकिन टोटल जो आपसे लेना है वो कितना लेना है 290। तो आपसे जो लेना वो ज़्यादा दिख रहा है, मतलब आप लिखो मेरे साथ, यहाँ पे ये बड़ा है मेरे बच्चे 2,90,000, तो यहाँ पे लिख दिया 290। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा बाई कैश, एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल नहीं सोचना, सॉरी बाई बैंक, एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल नहीं सोचना, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा बाई बैंक कर देना जहाँ भी आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो कितना आ गया बैलेंसिंग फिगर, 2,90,000 में से अगर मैं हटा दूँ 284,667, तो मेरे बच्चे ये 5,333 आ गया, 5,333 बाई बैंक आपका। तो यहाँ बाई बैंक, तो बैंक में क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, टू करंट कैपिटल अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट, ये आपका हो गया 5,333। और जरा इनका सुन लो, इनका भी सुन लो, सुनो मेरी बात, मरण का क्या निकल के आता है। हमने कहा मरण 160 आपको ये मिलेगा, 24 ये मिलेगा, 1,35,000 रुपये जो फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे थे, क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करोगे हम वो भी पैसा आपको दे देंगे, ताकि आप उसका पेमेंट करना आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। और आपको यहाँ पे 43,000 का फ़ायदा भी मिलेगा। तो टोटल पैसा आपको हम कितना देंगे जी, 160 कैपिटल का, 24 रिजर्व में से, फिर आपका 135 जो आप क्रेडिटर्स को पे करोगे वो भी आपको पैसा दे देते हैं, और प्लस 43,000 जो आपका फ़ायदा हुआ था, यानी कि आपको टोटल मिलेगा कितना, 3,62,000 इतना मिलेगा। लेकिन आउट ऑफ 362 इतना आपको लॉस बियर करना है, ये आप ड्राइंग्स पहले कर चुके हो, इतना 70,000 का आप एसेट्स लेके जा चुके हो, तो बैलेंसिंग फिगर ही आपको पैसा और दिया जाएगा, यानी कि 2 बैंक। इन शॉर्ट जहाँ भी बैलेंसिंग फिगर है 2 बैंक या बाई बैंक। तो बताओ ये कितना आ गया, 362 में से बताइए यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा, 180, ये आ गया मेरे बच्चे 182 यहाँ पे लिख दो आप, है ना, 2 बैंक। तो बैंक में आपने क्या बोला, बाय मरण कैपिटल अकाउंट, बाय मरन्स कैपिटल अकाउंट आपका आ गया 1,82,000। अब ये दोनों साइड आपका टैली कर जाएगा, चेक कर लो एक बार जरा, 182 प्लस 50,000 प्लस 523,333, ये आ गया इधर 7,55,333, और यहाँ भी बचे 753,333। लीजिए क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और आज सच्ची बता रहा हूँ आपने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आज तो मज़ा आ गया। एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे बच्चे,
आप प्लीज़ इसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन करके ही अगली क्लास में बैठे, एक एक बात को समझेंगे। और कोई बात अगर समझ में नहीं है तो भी चिंता नहीं करना, भी तो बहुत बार ये सब चीज़ें मैं रिपीट करूँगा, क्योंकि रटना हमारा काम नहीं है, हमारा काम समझना है। हम समझते हुए ही आगे बढ़ेंगे, एग्ज़ाम में बहुत मज़ा आपको आएगा। अभी इसकी थ्योरी सारी हमें डिस्कशन करनी बाकी है, हम करेंगे उसके बारे में। और अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने, अभी बहुत सारी क्लासेस में चलेंगी। आप यहाँ तक आप समझ के अगली क्लास में बैठेंगे। अभी कोई बुक का क्वेश्चन टच नहीं करना है। अगली क्लास में मिलेंगे बच्चे इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए, कुछ और अच्छी बातें सीखने के लिए। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। हाँ जी बच्चों, एक शॉर्ट ब्रेक वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, चाहे मेरे रेगुलर क्लास के लेक्चर है, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर्स है, उन सब का मैंने पीडीएफ मेरे बच्चे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसे स्टडी कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप मेरी ये जो बुक है, हार्ड बुक 11th क्लास या 12th क्लास का, आप इसको मंगाए अपने पास। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे मैं आपके घर में इस बुक को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं और मेरी सीओसी टीम। मेरे बच्चे, इस बुक को आपके पास रहने से ये फ़ायदा है कि जो भी लेक्चर्स आप मेरे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर हो, चाहे वो आपका जो रेगुलर क्लास के लेक्चर है, उन सबको आप यहाँ पे नोट डाउन कर पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, चाहे वो आपके टी.एस. गिरवाल जी की बुक हो, चाहे वो डी.के. गोयल जी की बुक हो, उन सबके जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। यही नहीं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं या फ्यूचर में जो बन सकता है मेरे बच्चे, उन सबको मैंने कवर किया हुआ है। जिन क्वेश्चंस को मैं आपके रेगुलर क्लास में या रिवीजन लेक्चर में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास के अंदर में, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ कि होमवर्क में आपने करना है, उन सबका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एग्जाम में आने वाला एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल को मेरे बच्चे इस बुक के अंदर में कवर किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में जो आपका डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल करें। मेरी सीओसी टीम आपके घर में नॉमिनल चार्ज पे इन बुक को डिलीवर करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आइए आगे बढ़ते, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू।